स्वागत है सबका इस नई वीडियो में जहाँ पे अपन शुरू करेंगे सेक्शन 4.2.2 मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज फोर्स टेक्स्ट बुक रीडर चैनल पर। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं यहाँ से। Let us suppose that there is a point charge q moving with a velocity v and located at r at a given time t in presence of both the electric field er and magnetic field br। तो इसको मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इफ आई टेक द स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे लिखा है कि एक चार्ज को अज्यूम करना है। मान लो ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, विथ मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो मान लिया जाए ये इस दिशा में जा रहा है और इसका वेलोसिटी है v, और v के ऊपर ऐसा एरो बना दिया क्योंकि ये डायरेक्शन भी दिया हुआ है। एंड लोकेटेड एट r। अभी इसको कैसे समझे, ये क्या है r? सबसे पहले बोल्ड में अगर लिखा है तो ये सब वेक्टर है। बोल्ड लेटर मतलब वेक्टर, ठीक है। तो अगर v बोल्ड में लिखा है तो अपने को उसको समझना है कि v इज अ वेक्टर। तो बोल्ड में लिखते हैं टेक्स्ट बुक में एकदम ऐसा डार्क लिखा रहता है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर। सो व्हाट इज r? वेक्टर एज अ वेक्टर, r इज ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है ये। अभी पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका बहुत बड़ा कहानी है जो आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th ग्रेड। फिर भी इसका एक शॉर्ट रिकैपिटुलेशन में दे देता हूँ। पार्टिकल का पोजीशन जो बताता है वेक्टर, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस लगता है। रेफरेंस यानी ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये ओरिजिन है, राइट, ये ओरिजिन है। तो ऐसा एक ओरिजिन रखेगा रेफरेंस के लिए। वो मिलने के बाद आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता देते हो, राइट। सिमिलरली अगर जेड कोऑर्डिनेट भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट भी बता दिया जा सकता है। तो बेसिकली 3 डायमेंशंस में पार्टिकल का लोकेशन बता दिया जा सकता है यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट्स। इसी का दूसरा वर्जन है यूजिंग इंस्टेड ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स you use a vector which contains in itself as a package the x component, the y component and z component, ठीक है। तो पार्टिकल किसी सर्टेन टाइम t पे कहाँ पे है वो दिखाने के लिए ये वेक्टर काफ़ी है। सो r इज डिफाइंड एट ए सर्टेन टाइम t। तो ये जो नोटेशन है इसको हम पढ़ सकते हैं r at certain t or r as a function of time, ठीक है। तो r इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है इसका लोकेशन है। अभी तक मैंने यहाँ पे ओरिजिन नहीं लिखा है, जीरो नहीं लिखा है, तो आपको ऐसा मानना होगा कि कहीं पे तो ओरिजिन है इसका, फॉर सम रेफरेंस। कहीं पे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो बेसिकली आर इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, some origin. So let us assume this is the origin and then this will become the position vector। तो इसका ये मतलब हुआ। और आगे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर, यानी इस लोकेशन पे जहाँ पे इस
पॉइंट का लोकेशन है आर, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेल डिफाइंड है एट आर, और मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेल डिफाइंड है एट आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर। सो दिस इज व्हाट इज रिटन अप टू दिस पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q ड्यू टू बोथ ऑफ देम कैन बी रिटन एज दिस। बोथ ऑफ देम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या है और कितना है उसको हम अभी लिखेंगे। सो द फोर्स ड्यू टू ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में। अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है सो दिस इज द फोर्स द चार्ज विल एक्सपीरियंस। अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस किया और चार्ज मूव हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, और वो है इतना, वो है। सो टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा चार्ज? टोटल फोर्स इतना एक्सपीरियंस करेगा चार्ज। ठीक है, अभी ये वाला जो कंपोनेंट है उसको तो समझा जा सकता है आसानी से। इट इज बेसिकली कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। और ये जो फोर्स है ये ये एक नया फोर्स है जिसको लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसको लॉरेंट्स ने डिस्कवर किया और लिखा यूजिंग एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट्स एंड अदर्स एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला हिस्सा है इसको हम कूलम्स लॉ और लॉरेंट्स के बजाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक एंड दिस इज मैग्नेटिक। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स तो समझ में आ गया है आई होप। मैग्नेटिक फोर्स को समझते हैं। सो F Q V क्रॉस V। ठीक है, तो इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए लेट अस कंसिडर ए सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन। उसके पहले लेट मी जस्ट सी, आई मीन वी आर रीडिंग द टेक्स्ट बुक, सो टेक्स्ट बुक के साथ साथ जाते हैं। तो दिस इज व्हाट द फोर्स इज। ठीक है, एंड इसका क्या है रीजन? टर्न्स आउट यानी ये ऐसा है। ओके, सो this is the force due to electric field and this is the force due to magnetic field, and this is what it turns out to be. This force was given by H.A. Lorentz based on the extensive experiments of Ampere and others. It is called Lorentz force. तो ये जो इक्वेशन है 4.3, इस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स। You have already studied in detail the force due to the electric field, जो मैंने अभी कहा। If we look at the interaction with the magnetic field, we find the following features. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया जाए तो कुछ फॉलोइंग फीचर्स हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि ये और ये। अभी ये जो फीचर्स है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इस दिशा में जा रहा है विथ वेलोसिटी v और चार्ज मैग्नीट्यूड q। ठीक है, और आगे जो इसके पाथ है इट इज जस्ट फ्री स्पेस। ओके, तो इसका पाथ क्या होगा? इट विल कीप गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v फॉर एवर। बेसिकली it will follow the Newton's laws. Okay, now मान लो इसके पाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया, रीजन, ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स। इसके पाथ में मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन रखा गया है, ऐसा अज्यूम करो। तो क्या होगा, जैसे ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा, as the charge goes in this magnetic field, तो it will experience a force given by this। ठीक है,
सो वी क्रॉस बी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये साइन थीटा को एक कुछ टाइम के लिए इग्नोर करो और ये क्यू वी बी पे ध्यान दो। सो द फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और चार्ज। तो चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, और मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री भी मारी है चार्ज में। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड b। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इट इज ऑब्जर्व्ड, कि ये जो चार्ज है जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा, ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन टुवर्ड्स द रीडर आएगा। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। हमने पिछले वीडियो में देखा था इसका क्या डेफिनेशन है और इसका क्या डेफिनेशन है। सो इसका मतलब है टुवर्ड्स यू, परपेंडिकुलर टू द पेपर, और इसका मतलब है अवे फ्रॉम यू, परपेंडिकुलर टू द पेपर। तो ये चार्ज जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस दिशा में, और इस पूरे सिनेरियो को अगर ऊपर से देखा जाए, इस पूरे सिनेरियो को ऊपर से देखा जाए, तो अपने को मान लो चार्ज ऐसे जाते हुए दिख रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है इस दिशा में, ऊपर से नीचे, सॉरी ऊपर से नीचे के लिए अपने को ये यूज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इस दिशा में, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन इनटू द पेपर। तो क्या होगा, जो फोर्स है वो इस दिशा में एक्सपीरियंस होगा। और जब कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन चालू हो जाती है, सर्कुलर मोशन। ओके, so the particle will start going in a circle, the particle will start going in a circle whose radius is in consistency with the following equation। ओके, तो ये जो फोर्स है वो ये फोर्स है, और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये जो फोर्स है वो ये वाला फोर्स है। ओके, सो और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है और चार्ज के वेलोसिटी की वजह से भी है। ओके, और दिस इज व्हाट इट इज। नाउ द डिटेल्स। अभी अभी हमने अज्यूम किया कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, आई मीन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है यहाँ पे अगर आप देखो, दिस इज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, वेलोसिटी इस दिशा में है, तो दे बोथ आर परपेंडिकुलर, एंड हेंस परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा जो है, थीटा इज 90 डिग्रीज और साइन थीटा इज 1। What is theta, by the way? Theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector। So क्या होता है अगर 90 डिग्रीज नहीं रहा तो एंगल, तो एक एक करके धीरे धीरे करके देखते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर वाला सिनेरियो, चार्ज इज मूविंग लाइक दिस। ओके, charge is moving in this direction b, which is perpendicular to the magnetic field। अभी मान लो चार्ज जो है वो ऐसे जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस दिशा में, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्लाइटली इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो क्या होता है, द चार्ज विल experience a force in accordance with the equation, of course the direction of the force will still be perpendicular to the screen towards the reader। यानी जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इतना ही होगा, वो सेम होगा, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, so it will move towards the reader।
दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप कंसिडर करो, ए क्रॉस बी जो है वो इसका जो रिजल्टेंट होगा सी, सी इज ऑलवेज perpendicular to the plane of A cross B, A and B, plane in which A and B are situated। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इट विल रिमेन द सेम, बट मैग्नीट्यूड विल बी अ लिटिल लेस, मैग्नीट्यूड विल बी लेस कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे लेस होगा। लेस क्यों होगा? क्योंकि लिए मान लो ये एंगल जो है, दिस एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड दिस एंगल थीटा, दिस थीटा इज से 30 डिग्रीज। ठीक है, तो साइन 30 डिग्रीज कितना है? इज हाफ। सो ये जो फोर्स होगा विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अभी और एक सिनेरियो देख लेते हैं। तो जैसे जैसे एंगल 90 डिग्री से क्या बोलते हैं डिफ्लेक्ट होता है या फिर 90 डिग्री से दूर जाता है, डिविएट होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिक्रीजेस। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिक्रीजेस, व्हाट हैपेंस? द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द पार्टिकल इज गोइंग राउंड एंड राउंड इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो चार्ज है, इसको अगर ऊपर से देखा जाए तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा छोटे रेडियस में, और यहाँ पे जो चार्ज है वो बड़े रेडियस में गोल घूमेगा। इट विल मूव इन लार्जर रेडियस। व्हाई? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हैज बिकम लेस। ओके, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सिक्वेंस इज। आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो जो चार्ज है वो इस दिशा में तो जा ही रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पहले हमने देखा यहाँ पे है, बाद में उसको थोड़ा सा घुमाया, और अभी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इन अलाइनमेंट विद द वेलोसिटी वेक्टर ही कर डालते हैं। तो मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है। सो व्हाट हैपेंस इज द एंगल इज, वी कैन से इट इज 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, डजंट मैटर। तो F which is equal to QVB sin theta, the magnitude becomes 0 because you have QVB sin 0 degrees, which is 0. So the magnitude becomes 0. So in other words, this charge experiences 0 force due to the magnetic field. Is that okay? So that is what we have. अगर perpendicular है तो maximum, पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो 0, और इन बिटवीन है तो मैक्सिमम और 0 के बीच में उसका वैल्यू होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है, नाउ यू सी, इसमें अगर फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फोर्स अगर 0 है, तो द चार्ज विल कीप गोइंग स्ट्रेट। ये टर्न नहीं लेगा, ना ही ऐसे जाएगा और ना ही ऐसे जाएगा। ठीक है, इट विल कीप गोइंग स्ट्रेट। And this can also be said that because the force is 0, the radius of the circle, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर फोर्स मैक्सिमम है तो रेडियस इज स्मॉल, अगर फोर्स बढ़ गया तो रेडियस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये वाले सिनेरियो में रेडियस बिकम्स इनफाइनाइट। तो अगर सर्कल का रेडियस इनफाइनाइट है तो ये जो है चार्ज पार्टिकल, it keeps going in a straight line, which is like a section of a circle of infinite radius. So this is also another view of looking at this. तो ये है लॉरेंट्ज फोर्स। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये जो हम क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर्स में डिफाइन किया है मैथमेटिक्स में। सो यू सी, वेक्टर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर्स और कैलकुलस, इट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट है। इज दैट ओके? फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है इस टूल की, इस औजार की,
और ये औजार इसलिए इन्वेंट किए गए हैं ताकि फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन किया जाए। तो वैसे ही वेक्टर भी फिजिक्स के लिए ही बना हुआ है, एक औजार बनाया था। और उस औजार को क्यों बनाया था? क्यों के लिए ऐसी ऑब्जर्वेशन हमने की, ऐसे टाइप की ऑब्जर्वेशन की। कैसे टाइप की ऑब्जर्वेशन की? कि अगर चार्ज जा रहा है इस दिशा में और मैग्नेटिक फील्ड है इस दिशा में, तो फोर्स एग्जर्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है इस दिशा में। So these all three are perpendicular to each other, and the magnitude of this force depends on the angle between velocity and magnetic field. तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन को एक अच्छे इक्वेशन में फिट करने के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया, and hence you have a cross product, hence you have something called a cross product. Abhi, this is not the only scenario where cross product appears. There are other scenarios where cross product appears, like torque, etc. But this is what it is. So I hope ये वाला सेक्शन समझ में आया है, ये मैग्नेटिक फोर्स वाला सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो दो पॉइंट्स है मैं फटाफट रीड करूंगा, दो नहीं तीन पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक रीडर का चैनल है तो टेक्स्ट बुक तो रीड किया जाएगा। Point number one, it depends on QVB, charge of the particle, the velocity and magnetic field. Force on a negative charge is opposite to that of the positive charge. तो ये वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया है। The force depends on charge, velocity and magnetic field. और अपने पूरे एक्सप्लेनेशन में चार्ज को पॉजिटिव माना गया था। अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो सब कुछ सेम रहेगा, खाली डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी, डायरेक्शन विल फ्लिप। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन टूवर्ड्स यू, नेगेटिव चार्ज के मामले में इट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अवे फ्रॉम यू। सो डायरेक्शन जो है वो फ्लिप हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी इफ द चार्ज इज नेगेटिव। The magnetic force Q V cross B includes the vector product of velocity and magnetic field. The vector product makes the force due to magnetic field vanish यानी become zero if velocity and magnetic field are parallel or anti-parallel। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फोर्स जो है इट विल बी जीरो। इज दैट ओके? पैरेलल के टाइम पे एंगल जीरो होता है, एंटी पैरेलल के टाइम पे एंगल 180 डिग्री होता है। The force acts sideways, direction perpendicular to both the velocity and magnetic field. Its direction is given by the screw rule or right hand rule for the vector product as illustrated in figure 4.2. So अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो आपको क्या करना है, राइट हैंड के कर्ल्ड फिंगर्स लेने हैं और उसको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे लेके जाना है। पहला वेक्टर यानी जो वेक्टर आप पहले लिखते हो। अभी देखो इस एक्सप्रेशन में पहला वेक्टर कौन सा लिखा गया है, वो है v। तो पहले वेक्टर से यानी कि ये वेक्टर से इस दूसरे वेक्टर की तरफ आपके राइट हैंड के फिंगर्स जो है यानी थंब को छोड़कर जो फिंगर्स है वो फिंगर्स को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कर्ल करना है इस दिशा में। और इस दिशा में जब आप कर्ल करोगे और थंब जो है उसको पॉइंट आउट करोगे तो जो थंब है वो ऑटोमेटिकली आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। एंड दिस ऑल हैपन्स यूजिंग अ राइट हैंड ओनली। लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो ऑपोजिट दिशा मिलेगी, तो लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, राइट हैंड ही यूज करना है। और दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये वाले हिस्से में। So the magnetic force is zero if the charge on is not moving at all. Of course, अभी देखो इस इक्वेशन में अगर वेलोसिटी को जीरो डाल दिया जाए
तो पूरा फोर्स वैनिश हो जाएगा, पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। सो द फोर्स विल बी जीरो। तो अगर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज मूव ही नहीं हो रहा, चार्ज इज स्टेशनरी, चार्ज is at rest if velocity is zero. So if velocity is zero, then the force experienced by the charge due to the magnetic field is also zero. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा, तो इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। यहां तक हो गया। The expression of the magnetic force helps us define the unit of magnetic field. If one takes Q, F, V all to be unity in the force equation F, Q, V cross B. अभी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना मतलब क्या? यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिफाइन करना यानी इसका वन यूनिट कितना होगा। जैसे 1 किलोग्राम कितना है आपको पता है, 1 सेकेंड कितना है आपको पता है, 1 मीटर कितना है आपको पता है, क्योंकि 1 मीटर का जो लेंथ है वो डिफाइन किया गया है। आपके पास रूलर होगा लेबोरेटरी में, तो आप 1 मीटर कितना डिफाइन किया गया बता सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वन यूनिट कितना होगा? तो उसको ऑफ कोर्स इट इज ए डिराइव्ड यूनिट एंड इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन गिवन दैट थीटा इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड को आइसोलेट करते हैं एंड यू विल गेट एफ क्यू वी। तो अगर वी हैव अ चार्ज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड in a certain magnetic field, in a certain magnetic field perpendicular to the velocity and having charge q, the charge on the magnitude of charge is q of the charge, और इस सिनेरियो में अगर द फोर्स, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज 1 Newton, then we can say that the magnetic field is 1 unit। क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में अगर सब कुछ 1 1 1 है, न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो LHS भी 1 हो जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो अगर आपके पास रहा तो आपके पास 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस इज व्हाट दिस डज। द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स हेल्प्स अस टू फाइंड or helps us to define the unit of magnetic field if one takes q f v all to be unity, unity यानी 1, unity मतलब 1 in the force equation f is equal to q v cross b, और इसको डिटेल में लिखा गया। ये n हैट जो है इट इज बेसिकली ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू v cross b, where theta is the angle between v and b। The magnitude of magnetic field B is 1 SI unit when the force acting on the unit charge 1 coulomb। yes by the way यहाँ पे ये जो है 1 coulomb, ये मैंने शायद ये मैंने मेंशन नहीं किया। तो चार्ज इज आल्सो 1 coulomb, velocity is 1 meter per second, and if the force is 1 Newton, then the magnetic field is 1 unit। Moving perpendicular to the magnetic field with a speed 1 meter per second is 1 Newton। ठीक है, तो अगर 1 न्यूटन है then the magnetic field is 1 unit। Now dimensionally we have B is equal to F divided by QV because sin थीटा का कुछ डायमेंशन नहीं है। So अगर sin थीटा कुछ रहा भी तो डायमेंशनली, डायमेंशंस हम ऐसे लिखते हैं, राइट? डायमेंशनली it follows these dimensions, force upon Q और V। ठीक है, so these are the dimensions of magnetic field and the unit of magnetic field is Newton second per coulomb meter।
तो अगर आप इसको देखोगे, एफ का डायमेंशन है, सॉरी यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलम, और ये क्या है v, विच इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का सेकेंड ऊपर जाएगा, सो यू विल हैव न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। यही लिखा है यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। This unit in short is written as Tesla in the named after Nikola Tesla. So Nikola Tesla एक popular scientist है जो YouTube पे बहुत फेमस है because of the conflict between AC current and DC current between Nikola Tesla and Thomas Edison. तो बहुत लोगों का मानना है कि टेस्ला को ऑनर नहीं किया है, उसको इतना सम्मान नहीं दिया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो गलत बोल रहे हैं, टेस्ला को काफ़ी ऑनर दिया गया है, और उसका एविडेंस है ये। हमने मैग्नेटिक फील्ड जैसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट टेस्ला के नाम पर रखा है। सो द यूनिट, दिस एंटायर यूनिट, or sorry, this entire unit in short is written as capital T, which stands for Tesla, the surname of the person Nikola Tesla. Tesla is rather large, यानी 1 टेस्ला जो है वो छोटा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। 1 टेस्ला इज ए लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, large compared to our observations. So यानी अर्थ के ऊपर जो कंपास हम रखते हैं, जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन दिखाता है, वो अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वजह से इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। इतना कम है, यानी 0.1 1 2 3 4 5। सो this is what we have, sorry यहाँ पे एक और एक जीरो आएगा। so this is what we have, so 10⁻⁵ Tesla is the earth's magnetic field। इतना कम है मतलब टेस्ला के कंपैरिजन में। उसके लिए एक यूनिट है इंट्रोड्यूस किया गया, उसको बोलते हैं गॉस। 1 गॉस is equal to 10⁻⁴ Tesla। 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड कम होता है इस ऑर्डर का, वहां वहां गॉस एज अ यूनिट यूज किया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो ये वाला जो पार्ट था सेक्शन 4.2.2 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड इस ये जो फोर्स है इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल फोर्स। इस फोर्स के आधार पर बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिपेंड करते हैं। तो जो जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने जैसा, बट आई डोंट वांटेड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स मच by throwing a lot of aspects at the same time। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू था, एंड दिस इज द फंडामेंटल फोर्स विच द चार्ज एक्सपीरियंसेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलग अलग लेयर्स आपको, अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको पता चल जाएंगे व्हेन यू डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेक्शन। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे 4.2.3 जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी लॉरेंट्ज फोर्स को यूज़ करता है। सो आने वाले कॉन्सेप्ट्स लॉरेंट्ज फोर्स को यूज़ करते ही हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोग ये पार्ट पढ़ो, चाहिए तो वीडियो वापस देखो, दूसरे वीडियोस देखो यूट्यूब पे जाकर, रेफरेंस बुक ये करो, पढ़ो, और ये वाला पार्ट अच्छे से समझ कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।